नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल होने की खबर से शिवसेना में हड़कंप मच गया है। संजय राउत बार बार राग अलाप रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सिर्फ 3 पार्टियों का है, चौथी पार्टी इसमें आ ही नहीं सकती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एआईएमआईएम से शिवसेना इतनी डरी हुई क्यों है और एआईएमआईएम के इस ऑफर के पीछे एनसीपी चीफ शरद पवार क्या कोई नया खेल खेल रहे हैं? और अगर ये नया समीकरण सिरे चढ़ जाता है तो शिवसेना का क्या होगा और एनसीपी को कहां कहां कितना फायदा होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुलकर्णी जी मौजूद हैं। नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। सुशील जी, ये एआईएमआईएम को लेकर क्या रायता फैल गया है महाराष्ट्र में? शिवसेना बड़ी डरी डरी है, संजय राउत तो लगातार बौखलाए हुए हैं कल से। एआईएमआईएम के जो प्रदेश के प्रमुख नेता है और सांसद है औरंगाबाद महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील, जिनके मातोश्री का देहांत कुछ दिन पहले हुआ था और उनको मिलने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे गए हुए थे। बात ही बात में चर्चा होने लगी, आप बीजेपी के बी टीम के मेंबर हो, ऐसी कुछ बात हुई तो उन्होंने कह दिया कि अगर आपको लगता है हम बीजेपी के बी टीम के मेंबर है तो आप हमें अपने साथ ले लीजिए, फिर समझ आ जाएगा कि हम किन के साथ है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ आने में, आपको ही दिक्कत है, ये कह दिया इम्तियाज जलील ने। अब ये बात उन्होंने खुले तौर पे भी कह दी कि मैंने ये बोल दिया है राजेश टोपे को। जैसे ही ये मामला सामने आया तो एकदम से शिवसेना भड़क उठी। अब शिवसेना का भड़क उठना स्वाभाविक था, क्योंकि शिवसेना एमआईएम के साथ जाना नहीं चाहती है। अगर एमआईएम ने सीधी तौर पे कांग्रेस को अगर कह दिया कि हाँ हम आपके साथ आना चाहते हैं तो कांग्रेस खुशी खुशी उनको साथ ले लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र के बहुत सारी ऐसे जगह है जो एमआईएम की वजह से कांग्रेस को हारनी पड़ी है। मतलब औरंगाबाद में ही 2 विधायक सीट ऐसे है जो एमआईएम की वजह से कांग्रेस के हाथ से निकल गए हैं। नांदेड़ में भी सेम पोजीशन है, परभनी में भी ऐसा होता है। मतलब कुछ 10-12 सीटें तो कम से कम कांग्रेस हारती है। तो ये स्वाभाविक है कांग्रेस को इस पहल का स्वागत करना। अगर ये स्वागत होता है तो शिवसेना के लिए दिक्कत होगी, ऐसा संजय राउत को लगता है, क्योंकि हिंदुत्ववादी जो चेहरा होता है वो शिवसेना का फिर से बिखर जाएगा, फिर से एक बार बिखर जाएगा। पहले तो बिखर ही चुका है, फिर से एक बार खराब हो जाएगी वो छवि। ये कहकर शिवसेना बीच में बोलने लगी है कि अब नहीं। इसमें एक कारण और भी है कि शिवसेना का औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से जो हार हुई है, मतलब इम्तियाज जलील जो चुन के आए हैं वो शिवसेना के कैंडिडेट को हरा कर ही आए हैं। औरंगाबाद में शिवसेना को जितनी तकलीफें बढ़ी है वो एमआईएम के कारण बढ़ी है। मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हाथ से जा सकती है, क्योंकि एमआईएम अभी 30-32 सीट लेके सेकंड पोजीशन पे है। बीजेपी भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाई है, उतने एमआईएम ने हासिल की है। तो शिवसेना का सीधा प्रॉब्लम हो जाएगा औरंगाबाद में। जो और औरंगाबाद की आप यूं ही एक शहर ऐसे बात छोड़ मत कीजिए इसकी। औरंगाबाद एक डिस्ट्रिक्ट में 9 विधायक सीट है और जिसमें से 6 शिवसेना के आते हैं। युति होने के कारण है, बाकी कुछ गठबंधन हो बीजेपी का, वो कुछ भी कारण हो, लेकिन 6 आते हैं। इन सब के सबको धक्का लगेगा, एक ही झटके में 6 सीट का झटका शिवसेना को सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए शिवसेना कतरा रही है इम्तियाज जलील के आगे बढ़े हाथ को रोकने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है सुशील जी कि एनसीपी ऑफर किया है एक तरह से एमआईएम ने, और अगर हम देखें महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तो ये तो शरद पवार का ही बनाया हुआ गठबंधन है, उनकी अगुवाई में ही बना, उनकी पहल में ही बना। और अगर इस तरह का ऑफर वो एनसीपी को दे रहे हैं और एनसीपी को ही फैसला लेना है कि उन्हें रखना है या नहीं, तो शिवसेना कहां स्टैंड करती है? वो तो कह भी नहीं पाएगी कि आप इनको अपने साथ मत लेकर चलिए। यही तो कि शिवसेना का चॉइस इसमें है क्या। एक तो इम्तियाज जलील ने पत्थर फेंका है राष्ट्रवादी की तरफ, उन्होंने कहा है कि आप हमें ले लो।
इसमें शिवसेना की बात आती ही नहीं है। मतलब शिवसेना को देखना है, लेना है, नहीं लेना है, आगे वाले चुनाव में शिवसेना के साथ क्या करना है, ये भी बात आती है। तो इम्तियाज जलील की जो ये सारी बातें है वो शिवसेना को क्यों नहीं रास आ रही पता नहीं। एक तो शिवसेना खुद को इतना बदल चुकी है कि शिवसेना के सारे मुस्लिम समर्थन अब होने लगे हैं। मतलब हमने देखा कि पिछली बार एक ओवरब्रिज को वो मुसूफी संत का नाम दिया जाना, शिवसेना के लोगों ने ही ये मुद्दा उठाया था। शिवसेना ने न अजान की स्पर्धा भी ले ली थी। उद्धव ठाकरे आजकल मुसलमानों के फेवर में बातें कर रहे हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट भी हटा दिया गया है बाला साहब ठाकरे के नाम से। ये सारी बातें होते रहती है। निर्णय एनसीपी को लेना है और एनसीपी को शिवसेना ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूं कि संजय राउत ने कहा था कि जो औरंगजेब के कब्र के सामने झुकते हैं उनके साथ हम रिश्ता नहीं बनाएंगे। संजय राउत शायद इतिहास भूल गए हैं। औरंगजेब मुगल शासकों में से था। एक एमआईएम जो पार्टी है, ऑल इंडिया इजतुल मुसलमीन का नाम है उसका, वो पार्टी हैदराबाद से है और हैदराबाद में निजाम का राज चलता था। जैसे निजाम और भारत में मतभेद थे वैसे निजाम स्टेट में और औरंगजेब में भी मतभेद थे। निजाम कभी भी औरंगजेब के पक्ष में नहीं था और ना औरंगजेब निजाम को पूरी तरह से जीत पाया था। आखिरी दौर में जब रजाकारों का वक्त आया, जो उसको अगर आप मराठी लोगों से या हैदराबाद निजाम के स्टेट में आप रजाकार एक ऐसा संगठन थी जो भारत सरकार के खिलाफ लड़ती थी। मतलब जो एक्शन का जमाना, पुलिस एक्शन, मिलिट्री एक्शन जो सरदार पटेल ने करवाया था, उस वक्त वो रजाकारों की संगठन थी जो निजामों के पक्ष में लड़ती थी भारत के विरुद्ध। तो इन रजाकारों की पार्टी थी एमआईएम। कासिम रिजवी जो रजाकारों का चीफ था, उसने यह संगठन बनवाया था और ये संगठन ओवैसी परिवार के हाथ में आ गया था। तो ये भारत सरकार के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं का संगठन है, निजाम के शासकों का। इसमें मुगलों का कोई संबंध नहीं है। ना एमआईएम कभी मुगलों की समर्थक बनी है, ना एमआईएम अपने पूर्वायुष्य में कभी औरंगजेब की समर्थक थी। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में है, इतना ही संयोग है, बस, बाकी कुछ संयोग नहीं है। तो संजय राउत वैसे बात तो हमेशा ही ऐसी तरह की करते हैं जो असंबद्ध हो, किसी का कोई रिलेशन नहीं हो। वो औरंगजेब के कब्र की बात उन्होंने ऐसे कह डाली जैसे एमआईएम का रिश्ता मुगलों से हो। मुगलों से कोई रिश्ता एमआईएम का नहीं है, ना वो औरंगजेब के कब्र के सामने कभी झुकते हैं। औरंगजेब के कब्र की बात ही है तो मैं आपको अभी 2 फोटोज भेज रहा हूं, जरा वो ठीक तरह से देख लीजिए और अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिए, मामला साफ हो जाए इसलिए। मतलब कोई इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो बात सही है, ये दर्शकों को भी पता चले। बिल्कुल यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है जिसने औरंगाबाद में निदर्शन करवाए थे, अनशन पे बैठे थे, धरना देकर बैठे थे, औरंगजेब को सूफी संत का दर्जा दिया जाए, उसकी कब्र का विकास गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाए। इसीलिए औरंगजेब का फोटो लगाकर यही एनसीपी के औरंगाबाद के नेता धरने पर बैठे थे। एक एनसीपी के कैंडिडेट की भी एक फोटो आपको भेज रहा हूं जिसने औरंगजेब की भूमि से शिवसेना को हटाना है ऐसा पॉम्पलेट निकाला था, प्रकाशित करवाया था और उसको लाखों की संख्या में बांट भी दिया था। इस एनसीपी के साथ जो औरंगजेब की कब्र के सामने सिर्फ झुकते ही नहीं है, औरंगजेब के कब्र का विस्तार करने में की भी सोचते हैं और उसी कब्र को लेकर शिवसेना को खत्म करने की बात भी करते हैं। तो इनके साथ शिवसेना की बनती है बिल्कुल, लेकिन एमआईएम के साथ नहीं बनती है, जिनका औरंगजेब के साथ कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, बस ये राजनीति वाली जो बात है ना, वो तथ्यों वाली, मुद्दों वाली, विचारों वाली नहीं है। ये बात तुरंत के नफा नुकसान वाली है। अगर एमआईएम को साथ लिया जाए तो शिवसेना के गढ़ में ही शिवसेना को धक्का लग सकता है। इसीलिए तुरंत आए और बोल दिया
कि ना बाबा, हम तो एमआईएम के साथ जाने वाले नहीं है, एमआईएम तो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन फिर मजेदार तो ये है कि ये भी तो बड़े दिन से विवाद चला आ रहा है ना कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, तो शिवसेना ने उस तरफ तो तवज्जो नहीं दी जब से वो सरकार में आए। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद का नाम रखा जाए, ये मसला चल रहा है, और ये मुद्दा पहले उठाया था बाला साहब ठाकरे ने। उसके बाद शिवसेना की अगुवाई वाली, मुख्यमंत्री वाली एक सरकार बनी 1995 में। उसके बाद शिवसेना की भाजपा के साथ सरकार बनी 2014 में। उसके बाद शिवसेना का मुख्यमंत्री बना 2019 में। ना अब तक नाम बदलने की बात आई, ना शिवसेना आगे बढ़ पाई, क्योंकि ये संभाजीनगर करेंगे तो पहले हटेगी कांग्रेस, उसका विरोध कांग्रेस करेगी। तो नाम रखने की बात तो इलेक्शन के टाइम में शिवसेना हमेशा निकालती आई। जब जब भी इलेक्शन आता है तब हिंदुत्व, शिवसेना, संभाजीनगर, ये हमारा इलाका है, ये हमारा गढ़ है, ऐसी बात तो जरूर शिवसेना करेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जहां शिवसेना 100% जीतती थी, उन इलाकों में एमआईएम ने जीत हासिल की है, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। जहां शिवसेना का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता था, वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी एमआईएम 2 नंबर के स्थान पर आई है। यही एक बात है शिवसेना के लिए जो एमआईएम का विरोध करने के लिए बाध्य कर रही है। लेकिन अगर एनसीपी निर्णय ले तो शिवसेना को चुपचाप औरंगजेब के कब्र के सामने झुकने वालों के साथ भी जाना पड़ेगा, उनके साथ भी झुकना पड़ेगा। औरंगाबाद की लोकसभा की सीट भी एमआईएम को देनी पड़ेगी, यहां तक कि साथ में औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी सत्ता में भी बैठना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर सबसे मजेदार बात तो ये है कि एनसीपी के साथ तो शिवसेना गठबंधन में है, लेकिन एमआईएम के साथ नहीं जाना चाहती। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना जैसे गुड़ तो खा लेंगे, गुलगुले से परहेज है। और फिर सेकुलरिज्म का जामा तो शिवसेना ने पहन ही लिया है, तो पूरे तरीके से सेकुलर होने में क्या बुराई है? अगर एआईएमआईएम साथ में आती फिर तो शिवसेना पूरे तरीके से सेकुलर हो ही जाएगी, तो परहेज किस बात का? अगर शिवसेना अपना अच्छा गठबंधन का अच्छा चाहती है, मतलब शिवसेना का नहीं बात कर रहा हूं, गठबंधन का अच्छी चाहती है, तो एमआईएम को साथ लेने में कोई परहेज नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में तकरीबन 15% वोट मुस्लिम हैं जो पहले कांग्रेस को मिलते थे, एनसीपी को मिलते थे। जैसे ही एमआईएम का उदय हुआ पिछले 8-9 सालों में महाराष्ट्र में, पहले वो हैदराबाद करता था, वैसे ही ठीक शिवसेना एमआईएम के आते ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी एनसीपी का ये काउंटडाउन शुरू हो गया। सारी सीटें हारने लगे, एमआईएम अच्छी पार्टी के रूप में उभरने लगी पाया। लेकिन अगर वो महाविकास आघाड़ी का अच्छा चाहते हैं शिवसेना वाले, तो एमआईएम के साथ लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शिवसेना को। वैसे तो उन्होंने ही मुस्लिम अनुनय शुरू कर दिया है, हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि हटा भी दी है। अब जब जरूरत पड़े तो बात करते हैं। वो कश्मीर में धारा 370 फिर लागू करने के लिए शिवसेना ही वहां पे अभी फिलहाल में आंदोलन कर रही है कि उसकी बहाली की जाए 370 की। मिशन कश्मीर फाइल्स के खिलाफ भी शिवसेना ही आंदोलन कर रही है। राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर के बारे में भी शिवसेना के बदले बदले तेवर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ वो हिजाब वाले मामले में भी शिवसेना के तेवर बदल गए हैं। मतलब हिजाब में आप अलग राय रखते हो, कश्मीर के बारे में आप अलग राय रखते हो, राम मंदिर के बारे में आप अलग राय रखते हो। आपके मुख्यमंत्री विधानसभा में बयान देते हैं कि हमारा हिंदुत्व शेंडी जनेऊ वाला हिंदुत्व नहीं है। तो ये सारी बातें जब आप कह रहे हो तो आप लगभग लिब्रांडू बन ही चुके हो। जब आप लिब्रांडू बने ही हो तो ये अभी इतना लिबरल होने में दिक्कत क्या है? शिवसेना को ये प्रस्ताव स्वीकारना ही चाहिए। उनके ऊपर से भी बी टीम होने का आरोप हट जाएगा, इनको भी बड़ा फायदा हो जाएगा और मिलके भाजपा को परास्त कर पाएंगे। भाजपा को परास्त करने का इससे अच्छा आसान तरीका शिवसेना को मिलने वाला नहीं है। इनको स्वीकार लेना चाहिए, भले ही 2-4 जगह का नुकसान हो जाएगा शिवसेना का। मतलब मुंबई की एक जगह, वारिस पठान वाली जगह छोड़नी पड़ेगी, औरंगाबाद वाली जहां शिवसेना चुन के आती है वो वाली संसदीय क्षेत्र की जगह छोड़नी पड़ेगी,
दो चार विधायकों के क्षेत्र की जगह छोड़नी पड़ेगी, तो ठीक है ना, इतना नुकसान तो होता ही है। जब किसी दूसरे के घर में आग लगानी हो तो अपना केरोसिन और अपनी चीज माचिस की तीलियां तो खर्च करनी ही पड़ेगी। तो इतना तो शिवसेना को करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। शिवसेना कल से, शनिवार को जब से ये खबर आई है कि एमआईएम ने ऑफर दिया, उसके बाद आज अगर रविवार की बात करें तो संजय राउत के सुर बदले हुए, हम तो बहुत बड़ी हिंदुत्व की पार्टी है। हम और फिर मोहन भागवत का नाम भी लिया है कि मोहन भागवत ने भी तो कहा है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुत्व को जिंदा रखना है तो मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा। तो ये अब हिंदुत्व याद आ गया शिवसेना को, जब उनको अच्छा खासा मौका मिल रहा है पूरे तरीके से सेकुलर होने का। इनके विधान जो अलग अलग बयान जो आजकल आ रहे हैं ना, वो बहुत ही इस तरह के है कि लगता है कि वो बात करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं। बीच बीच में उन्हें नितिन गडकरी की याद आती है, वही महाराष्ट्र को ठीक कर पाएंगे ऐसा लगता है। बीच बीच में उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही ऊंचे कद वाले प्रधानमंत्री है, उनका कद बीजेपी ही छोटा कर रही है, महाराष्ट्र बीजेपी खास करके छोटा कर रही है। बीच में उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सच में लड़ने वाले नेता है। बीच में उन्हें लगता है कि भाजपा के साथ शिवसेना जा सकती है। बीच में ही वो सोचते हैं कि आरएसएस ठीक कर रहा है, आरएसएस ठीक कहता है। हिंदुस्तान में रहने वालों का हर एक व्यक्ति का धर्म, जिसे राष्ट्र धर्म की व्याख्या आरएसएस करता है कि वो राष्ट्र धर्म है और उस राष्ट्र धर्म को हमें निभाना चाहिए। एक राष्ट्र में रह के दो दो राष्ट्रों के साथ निष्ठा नहीं रखी जा सकती। इसी को मोहन भागवत हिंदुत्व कहते हैं। तो इस हिंदुत्व को एक्सेप्ट तो राउत कर लेते हैं, लेकिन संघ के विचारधारा को एक्सेप्ट करने में उन्हें बड़ा परहेज होता है। वो अपने फायदे की बात निकालते हैं बस, जिसको जहां फायदा है शिवसेना का नहीं, राउत का जहां फायदा है वही वाले बात निकालते हैं। वैसे राउत अभी शिवसेना से फायदा लेने की जगह ज्यादा से ज्यादा एनसीपी का ही फायदा देखते आए हैं। तो राउत को आजकल ये भी देखना चाहिए कि अगर सच में एमआईएम एनसीपी के साथ चली जाए तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है एनसीपी का। तो ये भी राउत को देखना पड़ेगा कि एनसीपी के फायदे के लिए वो शरद पवार को कन्विंस करे कि जाओ भाई, आप एमआईएम के साथ चले जाओ, बहुत अच्छा होगा आपका भी और हमारा भी। लेकिन अगर हम सिर्फ शिवसेना की बात करते हैं सुशील जी, तो आपको क्या लग रहा है शिवसेना के लिए कितना घाटे का सौदा होगा एमआईएम का महाविकास अघाड़ी में आना, या फिर उनके लिए भी फायदेमंद सौदा हो सकता है? हिंदुत्व से तो वो कट ही चुके हैं और मुझे लगता है कि अगर एमआईएम साथ आ जाती है फिर तो बची खुची साख भी चली जाएगी। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुंबई में वो मुंबई के टेंशन से फ्री हो जाएंगे शिवसेना वाले। मतलब जो आज मुंबई चलाने का टेंशन शिवसेना के सर पर है ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये टेंशन कम हो जाएगा कि मुंबई का टेंशन ही उनके सर से निकल जाएगा, मुंबई बीजेपी संभाल लेगी। एक दूसरा सबसे बड़ा टेंशन खत्म होने वाला है वो कि 288 जगह पर चुनाव लड़ने का टेंशन भी बहुत बड़ा टेंशन होता है। अब 3 पार्टियां लड़ रही है तो 100 के नीचे ही जगह पर शिवसेना को लड़ना होगा अभी, क्योंकि 300 भी हो, 288 है, 300 होती है तो 100 आ जाते हैं, 12 कम, मतलब हर एक पार्टी के नसीब में 4 कम ही आ जाएंगे, तो 96 जगह ही शिवसेना के हिस्से आ जाती है। उसमें से भी अगर एमआईएम कुछ ले ले तो तकरीबन 90 जगह पर शिवसेना को लड़ना होगा। ये एक बड़ा टेंशन, ये एक बड़ा फायदेमंद सौदा हो सकता है कि 288 सीटों पर जाओ, वहां रैलियां करो, प्रचार करो, पैसे खर्च करो, और उसमें से कितने चुन के आते हैं। फिर ये बीजेपी वाले बैठे ही है, 288 लड़े, कितने चुन कर आए, देखो परसेंटेज क्या है, एवरेज जीत कितनी हुई है, एवरेज वोट कितने मिले हैं। ये तो बीजेपी वाले वो जो कमीनापन करते हैं ना बाद में, वो कमीनापन करने का चांस भी बीजेपी वालों को मिल जाएगा। तो सबसे बेहतर बात यह है कि ये छुटकारा इन सारी चीजों से मिल जाएगा उनको। मुंबई की टेंशन नहीं रहेगी, 288 जगह पर लड़ने की टेंशन नहीं रहेगी। ये सबसे बड़ा फायदा शिवसेना का होने वाला है और शिवसेना इसी फायदे से डर रही है। मुंबई चली गई ना, तोता हाथ में आ गया जिसमें जान फंसी है, जान अटकी हुई है, तो मामला ही खत्म ना। यही एक बात है जिससे शिवसेना अड़ी हुई है कि अगर एमआईएम के साथ चले जाओ तो बची कुची इज्जत भी निकल जाएगी। पवार इनको समझाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि चलाते ही आजकल शरद पवार ही है। कामयाब हो जाएंगे शरद पवार, उन्हें कन्विंस करेंगे कि भाई अपना फायदा है, अपना फायदा है। और ये अपना मतलब किसका है?
शरद पवार खुद को अपना बोलते हैं या सबको अपना बोलते हैं, मतलब यही एक मामला है। जैसे वो धर्मेंद्र की पिक्चर थी ना अपने, जिसमें सारे देओल फैमिली ने मिलकर वो फिल्म बनाई थी अपने, जैसे काम करने वाले भी अपने, बनाने वाले भी अपने और देखने वाले भी अपने, ऐसा ही था। मतलब बहुत लोगों ने नहीं देखी ना वो फिल्म, सिर्फ देओल फैमिली ने देखी। वैसे वो अपने फिल्म बनाते हैं। मतलब शरद पवार के लिए वो अपने शिवसेना कांग्रेस वाले है या सिर्फ शरद पवार के एनसीपी के पार्टी वाले ही है, ये तो निर्णय होने पर तय होगा, लेकिन शिवसेना के लिए ये पूरा का पूरा घाटे का सौदा हो जाएगा। हम बीएमसी की बात करें, बीएमसी के चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं और अभी नवाब मलिक के मामले में शरद पवार ने मुस्लिम कार्ड खेला था। जाहिर सी बात है कि वो चाह रहे होंगे कि मुंबई का जो मुस्लिम वोट बैंक है कम से कम वो उनकी तरफ आ जाए। मराठा वोट बैंक को तो वो जेब में लेकर घूम ही रहे हैं। तो ऐसे में एमआईएम अगर साथ में आ जाती है तो आपको लगता है बीएमसी चुनाव जो शिवसेना के साथ मिलकर लड़ना चाहती है एनसीपी, उसमें भी फायदे का सौदा एनसीपी के लिए ही होगा? हाँ, वो तो मुंबई में एनसीपी है क्या? मतलब मैं सीधे बात करता हूं, एनसीपी की मुंबई में पॉलिटिकल औकात क्या है? कुछ भी तो नहीं है। एक नवाब मलिक, और नवाब मलिक का कुछ एरिया छोड़ के एनसीपी, आप नगर सेवक भी देख लीजिए कितने चुन के आए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर्स कितने चुन के आए हैं, बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। कांग्रेस बहुत बढ़िया है उनसे, समाजवादी पार्टी भी बहुत अच्छा काम करती है वोटों के हिसाब से देखा जाए तो। एनसीपी मुंबई में कुछ है ही नहीं। शरद पवार को शिवसेना के साथ जाकर मुंबई में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अपनी धाक जमानी है, यही एक कारण है। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है क्योंकि नवाब मलिक को एज ए मुस्लिम लीडर के तौर पर मुंबई में इंट्रोड्यूस करना है। अगर नवाब मलिक को इंट्रोड्यूस करना है तो मुस्लिम समर्थन ज्यादा चाहिए, तो एमआईएम को साथ लिया जाए तो यह समर्थन और भी बढ़ सकता है। अगर सच में एमआईएम एनसीपी के साथ आ जाए तो एनसीपी के लिए शिवसेना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि जितने भी निम्न स्तर के शिव सैनिक है ना, उन सबको शरद पवार ने अपने हिस्से कर लिया है। जितना भी मराठा वर्ग है वो सारा का सारा शिवसेना के साथ था, वो आज ही शरद पवार के साथ चला गया है। वो शरद पवार के बारे में सिंपैथी रखता है। अरे जिसका प्रवक्ता ही शरद पवार को सबसे ऊंचा नेता मानता है, सर्वोच्च नेता मानता है महाविकास आघाड़ी का, उसमें बाकी विचारों की तो क्या है? वो तो शरद पवार को ही नेता मानेंगे ना। अगर उनके नेता ही, पार्टी के नेता ही शरद पवार को अपना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव मानते हैं, तो बेचारे छोटे छोटे कार्यकर्ता तो शरद पवार के अपने भगवान का भी भगवान मान लेंगे। उच्च कुलीन मराठा एनसीपी के साथ तो पहले से ही था, लेकिन जो निम्नवर्गीय मराठा था वो कभी भी एनसीपी के साथ नहीं था। वो या तो एक शिवसेना के साथ था या वो कांग्रेस के साथ था। अभी इन सब को शरद पवार ने अपने साथ ले लिया है, तो शरद पवार की वैसे भी शिवसेना की जरूरत खत्म हो चुकी है। इसीलिए शायद इम्तियाज जलील के घर भेजकर राजेश टोपे को, जो शरद पवार के खासम खास है, इसलिए ये प्रपोजल और उसकी बातें, रिफ्लेक्शंस क्या आते हैं ये देख रहे होंगे शरद पवार। इसमें फायदा तो 100% एनसीपी का है और घाटा 100% शिवसेना का है। और फिर ये भी तो देखिए कि शिवसेना के बहुत से नेता या कार्यकर्ता जो मौजूदा हालात से खुश नहीं है, और बीजेपी भी लगातार कह रही है कि 25 से 30 विधायक शिवसेना के उनके संपर्क में हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं शिवसेना में टूट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, नहीं होगी। मैं तो आपको नाम गिना सकता हूं। जिस औरंगाबाद के बात हो रही है उसी औरंगाबाद में एमआईएम को साथ लेकर ना औरंगाबाद पश्चिम के शिरसाट चुन के, संजय शिरसाट नाम है उनका, वो चुन के आ सकते हैं, ना जायसवाल चुन के आ सकते हैं, ना घुमरे चुन के आ सकते हैं, ना वैजापुर की सीट शिवसेना को मिल सकती है, ना कन्नड़ की सीट शिवसेना को मिल सकती। 4 तो औरंगाबाद में मैं आपको गिना रहा हूं। और मराठवाड़ा रीजन की बात की जाए तो ऐसे कितने एमएलए होंगे जिनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा है इस सत्ता के कारण, वो सारे के सारे निकल जा सकते हैं। आज ही देख लीजिए ना अंजू जी। चलो मैं शिवसेना के मंत्री गिनाता हूं आपको। एक है उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, कॉमन शिवसैनिक तो है नहीं, उनको लेना मालूम है देना मालूम नहीं है। दूसरे मंत्री है आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के बेटा है, जो मातोश्री से आते हैं। तीसरे मंत्री है गडाख
शंकरराव गडाख बोलते हैं उनको, वो भी शिवसेना के नहीं है। चुनकर आने के बाद उन्होंने शिवसेना का सदस्यत्व लिया है, इंडिपेंडेंट चुन के आए थे। चौथे है अब्दुल सत्तार, जो पूर्वी कांग्रेसी नेता है, इसी चुनाव में शिवसेना के साथ लड़कर आए थे। पांचवें बच्चू कडू है, जो इंडिपेंडेंट थे, जो शिवसेना के सहयोगी सदस्य बन चुके हैं। मंत्रिमंडल में शिवसेना है कहां? शिवसेना के हिस्से में आए मंत्रियों में 5-6 मंत्री तो बाहर से ही लाए हुए हैं, जिनको मंत्री बनाया गया है। जो हमेशा मंत्री बनते हैं, मतलब अनिल परब, ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं समझता हूं मैं इसको। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब, ये एक ही व्यक्ति है, बस 3 नाम हैं। अनिल परब मातोश्री के लिए काम करते हैं, जो इनके घर में काम करता है, लिटररी मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो उनके घर के लिए काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया गया है जो सारी चीजें संभाले। दूसरे है देसाई, जो मुंबई से है, जिनका शिव सैनिकों के साथ रिलेशन है, ये खुद भी वो मान्य नहीं करेंगे। मतलब उनको 15-20 नाम शिव सैनिकों के गिनाए जाए महाराष्ट्र के, तो तुरंत नहीं बोल पाएंगे, 7 तो चले गए भाई। अब बचे 3, ये 3 लोग ही शिव सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बाकी जो लोग हैं, इनका क्या, इनको क्या मिल रहा है? और एमआईएम के साथ चले जाओगे तो फिर से चुन के आने का मतलब मामला भी खत्म हो गया। अब जो लोग बीजेपी के वोट के आधार पर अपने अपने क्षेत्र में चुनकर आते हैं, बीजेपी साथ है इसलिए चुनकर आते हैं, बीजेपी का वहां कोई प्रभावी कैंडिडेट नहीं है, सीधा शिवसेना के विधायकों का भाजपा के साथ कोई बैर नहीं है, भाजपा साथ ना हो तो चुनकर नहीं आ सकते, ऐसी कम से कम 25 से 30 सीटें शिवसेना की है आदि, उनको तो फिर से चुनकर आना होगा, तो बीजेपी के साथ जाना ही होगा, ये तय है। एमवीए में एमआईएम की एंट्री होते ही अगले महीने महाराष्ट्र में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, ये लिख कर लीजिए। एंट्री होते ही जनरल इलेक्शन लगने वाले हैं, क्योंकि शिवसेना में बहुत बड़ी फूट पड़ने वाली है। मुझे नहीं लगता कि बचे हुए सालों के लिए बीजेपी अपने में लेकर रिजाइन देकर या कुछ कर फिर से एक बार सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही ये फूट हो जाती है, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, समय से पहले सरकार न गिरे, इसीलिए उद्धव ठाकरे इसका विरोध करते हुए हमें दिख रहे हैं। जो जलन है ना, एकदम तुरंत नहीं, ये नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये इसीलिए हो रहा है। ये डर है शिवसेना को कि कहीं सरकार न गिर जाए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से एमआईएम ने ऑफर दिया है, उस ऑफर पर एनसीपी चीफ क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि गेंद तो अब उनके पाले में है। लेकिन इतना जरूर है सुशील जी कि इस खबर से शिवसेना की नींद उड़ गई है, और इसीलिए कंफ्यूजन में आकर अलग अलग तरह की बातें संजय राउत और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। फिलहाल आपने इस मसले पर विस्तार से जो जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।